स्वागत है दोस्तों आपका अभ्युदय इंडिया चैनल पे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ होगा? एक आग का गोला जहाँ पे रहना तो दूर, सोचकर भी रूह कांप जाए। वह आग का गोला आखिर रहने लायक कैसे बना? आप यह जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि पृथ्वी का केंद्र इतना गर्म क्यों है, महासागर और महाद्वीप कैसे बने होंगे, आखिर किस घटना से मौसम बदला और पानी और ऑक्सीजन किस तरीके से बने, पृथ्वी कैसे ठंडी हुई और जीवन का विकास कैसे हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जानेंगे जवाब। तो आइए जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से मनुष्य के रहने तक का सफर। पृथ्वी की उत्पत्ति की शुरुआत आज से लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले होती है और इस बात का प्रमाण यह है कि पृथ्वी पर मिले सबसे पुराने चट्टान की उम्र लगभग 400 बिलियन वर्ष पूर्व की है। इस समय को हैटियन युग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस समय के बारे में कम ही जानकारी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय प्राइमरी लेयर के निर्माण के बाद पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंड गिरते रहे। बड़ी मात्रा में ऊष्मा के होने के कारण पृथ्वी की सतह पर लगातार ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहा। ऊष्मा के प्रवाह और ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण पृथ्वी आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके चलते पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय ऐसा माहौल था कि पृथ्वी पे रहना तो दूर, सोचकर भी रूह कांप जाए। तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी रहने लायक बनी, इसके बारे में जानेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी सेंटर का निर्माण कैसे हुआ। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम वापस मॉडर्न टाइम में आकर पृथ्वी की शुरुआती उत्पत्ति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी यह बात जानते हैं कि जब कभी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वह भ्रूण के रूप में होता है और बाद में 9 महीने के प्रोसेस के बाद एक बच्चा बनता है। इस प्रकार जब पृथ्वी का निर्माण होना शुरू हो रहा था तो पृथ्वी का आकार बहुत छोटा था और उसके बाद पृथ्वी का विकास तब तक होता रहा जब तक इसका आंतरिक भाग लोहे की धातुओं को पिघलाने लायक न बन जाए। बाद में जब इन धातुओं की डेंसिटी ज़्यादा होने लगी तो वह पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित होने लगे, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। इन पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण गैसीय सिलिका के बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया, जो बाद में पृथ्वी की सतह पर ठोस चट्टानों के रूप में मौजूद रहे। उसके बाद पृथ्वी के आसपास सोलर नेबुला के प्रकाशीय तत्व वातावरण में शेष रह गए, लेकिन पृथ्वी की ऊष्मा ने इस वातावरण को दूर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के मौसम में बदलाव कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंगल ग्रह से एक छोटा सा ग्रह थिया, जो पृथ्वी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर था, शुरुआती दिनों में स्थिर होने के कारण वह अपने जगह पर ही था, लेकिन जैसे जैसे पदार्थ इकट्ठा होने लगे थिया ग्रह का भार बढ़ने लगा। जब किसी चीज का भार बढ़ेगा तो वह इधर भागेगा या उधर भागेगा। इस तरह थिया नामक पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और पृथ्वी से वह टकरा जाता है। पृथ्वी से टकराने के कारण छोटे छोटे कण वायुमंडल में फैल जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये छोटे छोटे पिंड इकट्ठा हो जाते हैं और यही पिंड हमारा आज का चांद है। इस टकराव के कारण पृथ्वी अक्ष से 23.5 डिग्री झुक जाती है। पृथ्वी के इसी झुकाव के कारण मौसम में बदलाव आने लगा। इस घटना ने पृथ्वी के घूमने की गति भी बढ़ा दी। मौसम में बदलाव के बाद पृथ्वी के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज़ थी पानी। पृथ्वी पे पानी कैसे आया और कैसे हुआ महासागरों का निर्माण। इस विशाल टकराव के कारण पृथ्वी वातावरण विहीन हो गई, यहाँ तक कि वैश्विक महाद्वीप भी अभी अस्तित्व में नहीं आए थे। इसके बाद ज्वालामुखी की घटनाओं के कारण पृथ्वी के ऊपरी परत से भाप निकलने के कारण दूसरे वातावरण का निर्माण हुआ और अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने लगे। इस उल्कापिंड के टकराव के कारण पृथ्वी पर पानी आया। ऐसा माना जाता है कि टकराने वाले उल्कापिंडों में बर्फ थी, जिससे पृथ्वी को
जल मिला और यह भी माना जाता है कि इसी बर्फ के कारण पृथ्वी ठंडी हुई होगी। उसके बाद बादलों का निर्माण हुआ और बारिश के बाद महासागरों का भी निर्माण हुआ। इस बात से यह साबित होता है कि 4.2 मिलियन वर्ष पूर्व महासागरों का निर्माण शुरू हो गया था। इसी युग को आर्कियन युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद होती है एक और महत्वपूर्ण घटना, और वह घटना यह थी कि उस समय सूर्य का उत्पादन केवल 70% था। इससे इस बात की संभावना अधिक होती है कि उस समय ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव अधिक था और इसी के कारण पृथ्वी पर मौजूद जल जम नहीं रहा था। ज्वालामुखी की घटना चरम सीमा पर थी और ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए कोई परत भी नहीं थी। साथ ही ऊपरी ऑक्सीजन जो थी वह खनिजों के साथ बंधी हुई थी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि सतह से बंधी ऑक्सीजन वातावरण में कैसे आई। तो चलिए हम आपको बताते हैं वातावरण में कैसे ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन कैसे बनी। शुरुआती दिनों में कोशिकाएं हेटेरोट्रोज प्रकार की थी जो अपने खाने के लिए चारों तरफ के जैविक अणुओं का प्रयोग करती थी। लेकिन जैसे जैसे खाने की आपूर्ति कम होने लगी तो वातावरण में मौजूद जैविक अणुओं की निर्भरता उन पर कम होने लगी और इन कोशिकाओं ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने लगे। आज से करीब 3 बिलियन वर्ष पूर्व ऑक्सीजन संश्लेषण जैसा कुछ विकसित होने लगा था, जिससे यह कोशिकाएं सूर्य की ऊर्जा से अपना खाना बनाने लगी। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब यह प्रक्रिया होने लगी तो रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग होने लगा और सूर्य की ऊर्जा के प्रकाश के साथ ऊर्जा की प्रचुरता वाले हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होने लगे। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन निकलने लगी। सबसे पहले यह चूना पत्थर, लौह पदार्थ और खनिजों के साथ बंधा। इस बात का प्रमाण प्रोटोजोइक युग में मिलने वाला प्रमाण लौह ऑक्साइड है। इसमें हैरान करने वाली बात क्या थी? ऑक्सीजन के साथ खनिजों के विक्षोभ होने के कारण महासागरों का जल हरा हो गया था। शुरुआती दिनों में तो इस प्रक्रिया से केवल थोड़ी सी मात्रा ही ऑक्सीजन मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऑक्सीजन प्रलय के नाम से जाने जाने वाली यह घटना जब घटी तो इसका प्रभाव नेगेटिव था, जिसके कारण पृथ्वी में मौजूद अधिकांश जीव खत्म हो गए थे। अब हम जान लेते हैं कि ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ। जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी तो बाद में वह ऊपर की ओर जाने लगी। ऊपर की मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पृथ्वी की ओर आने वाली प्रकाश की पराबैंगनी किरणें वातावरण के ऊपरी भाग में एक परत एकत्रित होने लगी, जिससे ओजोन परत का निर्माण हुआ। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने लगी, जिससे यह हानिकारक किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। यदि उस समय ओजोन परत का निर्माण नहीं हुआ होता तो पृथ्वी पर जीवन का विकास भी नहीं होता। अब हम जान लेते हैं विश्व का पहला महाद्वीप कैसे बना। हाइडियन तथा आर्कियन युग के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग काफी गर्म था। जब प्लेट टेक्टोनिक जैसी घटनाएं होने लगी तो कन्वेक्शन की गति और भी ज्यादा बढ़ गई। इससे पृथ्वी की सतह पहली बार सख्त होने लगी। प्रारंभिक परत तो प्लेट टेक्टोनिक की तीव्र संयोजन तथा लैब हैवी बम्बार्टमेंट से पूरी तरह मिट गई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महासागरों की परतों की तरह इस प्रारंभिक परत का निर्माण विशाल चट्टानों से हुआ था। तो प्रारंभिक परत मिटने के बाद निचली परत में आंशिक गलन के साथ कुछ खंडों का निर्माण हुआ और इन्हीं खंडों से कुछ अवशेषों का निर्माण हुआ, जिन्हें क्रेटेन कहा जाता है। आर्कियन युग के प्रारंभिक समय में इन्हीं खंडों ने सतह का निर्माण किया, जिस पर आज महाद्वीप बने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान कनाडा के नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन पे प्राप्त हुआ, जो लगभग 4 मिलियन वर्ष पूर्व पुराने हैं। इन्हीं चट्टानों के निर्माण के बाद शुरुआत होती है पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी कैसे ठंडी हुई। जैसे जैसे ये घटनाएं घटती जा रही थी वैसे वैसे सूर्य का विकास भी होता जा रहा था और वह अधिक चमकीला बनता जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटोजोइक युग में सूर्य से पृथ्वी को अधिक ऊर्जा मिलने लगी। दूसरी तरफ इस समय भी ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया जारी थी। ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को दे रहा था। जब पृथ्वी को सूर्य से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलने लगी तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को अवशोषित करने लगा।
जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। अब हुआ यह कि पृथ्वी पे मौजूद महासागरीय जल से जलवाष्प के कारण बादल बनने लगे। वातावरण में कार्बन डाई प्रोसेस के कारण अम्लीय वर्षा चालू हो गई। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के साथ चट्टानों पे गिरी तो चट्टानों के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया गया, जिससे वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान घटने लगा और माइनस में चला गया। बर्फ जमने के कारण पृथ्वी पर जो भी प्रकाश की किरणें आ रही थी वह रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ा और बर्फ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पीछे हमने कैंटेंस का जिक्र किया था। सभी कैंटेंस पे पाए जाने वाले हिम भंडार यह दर्शाते हैं कि आज से 2.3 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर पहला हिमयुग आया, जिसके कारण पृथ्वी पूरी तरह से जम चुकी थी। इस समय को पृथ्वी को स्नोबॉल यानी बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी पे जीवन का विकास कैसे हुआ। संभावना यह है कि जीवाणु जीवों की अंतःसंरचना में उत्पन्न हुए, जिसे न्यूमूरा भी कहा जाता है। आज से करीब 2 बिलियन वर्ष पहले ये न्यूमूरा यूरोकोटिक कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाएं और प्री पेरियोडिक कोशिकाएं यानी छोटी कोशिकाएं विभाजित होने लगी। साथ ही इसी समय प्रोटो माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ समय तो छोटी कोशिकाओं और बड़ी कोशिकाओं में तो संघर्ष चलता रहा, का निर्माण भी हो चुका था। बाद में छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका एक साथ विकसित होने लगी। समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी कोशिका छोटी कोशिका के द्वारा बनाई गई ऊर्जा के बगैर जीवित नहीं रह सकती थी। बाद में ये कोशिकाएं मिलकर एक बड़ा जीव बन जाती हैं, जहां छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार की घटना साइनोबैक्टीरिया और प्रकाश संश्लेषण के साथ हुई। समय गुजरने के साथ साथ एक दूसरे में मिलने की ऐसी अनेक घटनाएं हुई। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन जारी रहा। सभी पृथ्वी के साथ बेहतर ढंग से वातावरण में ढलने लगे। वनस्पति, जीव जंतु तथा कवक सभी विभाजित हो गए। इनमें से कुछ अपने घर भी बनाकर रहने लगे। लगभग 1 बिलियन वर्ष पहले पहली बहुकोशिकीय वनस्पति उत्पन्न हुई, जो हरा शैवाल थी। इसके बाद 900 मिलियन वर्ष पूर्व पशुओं में भी बहुकोशिकाएं बननी शुरुआत हो चुकी थी। बहुकोशिकीय जीवों के शुरुआत होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो कोशिकाएं अलग थलग पड़ी रहती थीं वो समाप्त हो जाती थी, इसलिए सभी कोशिकाओं को एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ा। अब आगे की कहानी समझने के लिए आते हैं 1960 में। जब 1960 के आसपास प्लेट टेक्टोनिक्स का उदय हुआ तो भूगर्भ के वैज्ञानिकों ने महाद्वीपों की गतिविधि को फिर से अध्ययन किया। अध्ययन करने पर यह पाया गया कि सभी महाद्वीप पहले एक ही कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे। उसके बाद सुपर कॉन्टिनेंट, छोटे महाद्वीप लोरेंसिया, बाल्टिक, साइबेरिया और गोंडवाना लैंड में टूट गए और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण महासागरीय आवरण का निर्माण हुआ, जिससे मौसम गर्म होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री जातियां नष्ट होने लगी। विलोपन की इस प्रक्रिया के बाद नई प्रजातियों का जन्म हुआ, जो और बेहतर से पृथ्वी के वातावरण को स्वीकार कर पाई। अब हम बात कर लेते हैं बर्फ कैसे बनी, पानी और कैसे बढ़ी जीवन की गतिविधि। प्रोटोजोइक के समय के अंत तक कम से कम 2 स्नोबॉल जो इतने भयानक थे कि उस समय महासागरों की सतह पूरी तरीके से जम चुकी थी। यह घटना लगभग 640 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसके बाद मौसम अचानक से बदलने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से निकल गई और फिर से पृथ्वी का मौसम ठंडा हो गया। इसके बाद ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, और वह घटना यह थी कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण फिर से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने लगी और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से टेम्परेचर बढ़ने लगा। फिर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलने पे मजबूर कर दिया और इस प्रकार बर्फ पानी में बदलता रहा। इस प्रकार बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि देखने को मिली और फिर ग्रेवियन काल में जीवों की उत्पत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। नई नई प्रजातियों का जन्म हुआ, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट भी कहा जाता है। इस समय ठोस अंगों के कंकाल और बाहरी कंकालों के विकास ने जीवन को सरल बना दिया। कैम्ब्रियन काल के दौरान
पहले कशेरुकी जंतुओं का निर्माण हुआ, जिनमें सबसे पहले मछलियां थीं और बड़े जबड़ों वाली मछलियां भी इसी दौरान पैदा हुई, जो नए स्थानों पर रहने के कारण उनके शरीर का आकार भी बढ़ता गया। 4 पैरों वाले जीवों का विकास भी मछलियों से हुआ। कैम्ब्रियन काल के दौरान लगभग 380 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि मछलियों के पंख पैरों के रूप में विकसित हो गए। पैरों के विकसित होने के बाद पहली बार 4 पैरों वाले जानवरों को पानी से सिर निकालने का मौका मिला। इसके बाद 365 मिलियन वर्ष पूर्व वैश्विक शीतलन के कारण एक और विलोपन आया। वनस्पतियों से बीज भी निकलने लगे। इस प्रक्रिया के बाद भूमि के विस्तार की गति भी बढ़ने लगी। अब बारी आती है आज विलुप्त हो चुकी प्रजाति डायनासोर की उत्पत्ति की। डायनासोर की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई? तापमान सामान्य होने के बाद अम्लीय वर्षा के प्रभाव निष्क्रिय हो गए। भूमि विस्तार प्रक्रिया के बाद वनस्पति का भी विस्तार हुआ। समय के साथ साथ जीवों के विकास की प्रक्रिया भी चालू है, जिसके कारण अनेक प्रकार के जीव विकसित हुए, जिनमें से एक जीव था आर्कोसोर। आर्कासोर उड़ने वाले जीवों और मछलियों से बने 4 पैरों वाले जीवों का वंशज था। धीरे धीरे आर्कासोर के शरीर में विकास होता है और यही आर्कासोर बाद में डायनासोर कहलाया। आर्कोसोर को डायनासोर के पूर्वज के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी पृथ्वी के आग के गोले से लेकर डायनासोर के जन्म की उत्पत्ति की कहानी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।